Hello, welcome back to Progress with Prachi. I am Prachi Soni, and currently I am teaching economics class 11th, and I am referring to book T by T.R. Jain and V.K. Ori and microeconomics, as I've already mentioned. I will be dealing with the last chapter of this book, that is the market equilibrium under perfect competition and the effects of shifts in demand and supply. So what is market equilibrium? What is perfect competition? We have already dealt with what is perfect competition, situation of the market wherein the price and the product is determined by the price on the demand, supply and demand is determined by the market, and no individual buyer or no individual seller can influence the price. This is perfect competition. We have also studied certain features of perfect competition. And while we were studying demand and supply, we studied the shifts, how there is a shift in the demand curve, how there is a shift in the supply curve. So that will also be dealt here. So what is let's start with what is equilibrium. To understand what is equilibrium, you must know equilibrium is a situation जहाँ पे सब चीजें बराबर हो. Equilibrium यानी कि मैक्सिमम चीज हो, इक्वल हो. मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक वो सिचुएशन जहाँ पे मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई. सो इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जिस सिचुएशन में इक्वल होगी, दैट इज अ सिचुएशन व्हिच इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम प्राइस होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है. वो प्राइस जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, दैट विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. और वो क्वांटिटी जिस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, दैट विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम quantity. So equilibrium price which clears the market as market demand is exactly equal to market supply. Quantity which leaves no excess. Equilibrium quantity वो होगी जहाँ पे ना excess demand होगी ना excess supply होगी. Demand will be equal to supply. Now determination of market equilibrium under perfect competition. सबसे पहले तो हम मार्केट इक्विलिब्रियम को, मार्केट डिमांड होती है और एक मार्केट सप्लाई होती है. जब आपने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा देयर वाज दिस इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड हमने तब डील नहीं किया था. मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई अब डील करेंगे हम. सो व्हाट इज मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई? बेसिकली जब इंडिविजुअल, एक इकोनॉमी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उन इंडिविजुअल्स की डिमांड और सप्लाई को जब हम ऐड कर दे, मिला दे, तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी नोन एज मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई. इफ यू आर एडिंग द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स, इट विल रिजल्ट इनटू मार्केट डिमांड. अगर आप मार्केट सप्लाई ऐड कर रहे हो, तो आप अगर इंडिविजुअल की सप्लाई ऐड कर रहे हो तो उससे मार्केट सप्लाई निकलेगी. अब ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को यूज करके हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब है वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में मार्केट इक्वल होगा, जिस सिचुएशन में देयर इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से बराबर हो जाएगा. सो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सम टोटल ऑफ डिमांड for a commodity by all the buyers is market demand. Sum total of quantity supply of a commodity by all the suppliers or the firms in the market. अब मार्केट डिमांड शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल भी हम बना चुके हैं. सप्लाई और डिमांड का हमको पता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे चीज महंगी होती जाएगी, मुझे उसको लेने की इच्छा कम होती जाएगी. सो विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉल्स. और सप्लाई के केस में उल्टा होता है. सप्लायर हम फर्म के प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो जैसे जैसे चीज महंगी होगी, मुझे उससे फायदा ज्यादा होगा. मुझे फायदा ज्यादा होगा तो मैं चाहूंगी मेरा सामान ज्यादा बिके, तो मेरी सप्लाई इंक्रीज होगी. सो विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड विल फॉल एंड सप्लाई विल इंक्रीज. या उल्टा अगर करते हो, अगर प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड बढ़ेगा जैसे जैसे चीज सस्ती होगी, और सप्लाई विल decrease. Now market equilibrium under perfect competition. Market equilibrium under perfect competition. Now what is it? So okay, तो दिस इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एज आप देख सकते हो कि जो प्राइस है दैट इज रिड्यूसिंग. पहले 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई. सिमिलरली जो जैसे जैसे हमारी प्राइस कम हो रही है, 5 4 3 2 1, वैसे वैसे हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो रही है, क्योंकि जो सप्लायर होगा, क्वांटिटी सप्लाई, जो सप्लायर होगा
वो जैसे जैसे प्राइस कम होगी वो अपनी सप्लाई कम कर देगा। क्यों? वो महंगी, उसको जब 5 रुपए से ज्यादा फायदा होगा तो इसलिए वो सप्लाई ज्यादा रखेगा। उसको 1 रुपए से कम फायदा होगा तो वो अपनी सप्लाई कम कर देगा। तो विद रिडक्शन, विद फॉल इन सप्लाई, जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे सप्लाई भी कम होगी। पर डिमांड के केस में ऐसा नहीं होता है। डिमांड के केस में क्या होता है, जब प्राइस 5 होगी महंगी चीज तो सप्लाई डिमांड कम होगी। जब प्राइस कम होगी यानी कि 1 रुपए, अरे तो बहुत सस्ता है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप इस सिचुएशन में देखो, जब मार्केट में 50 पेन्स हैं पर खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो ये कैसी सिचुएशन है? 40 पेन बच गए ना, किसी ने खरीदे नहीं, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड हुई नहीं। दिस इज अ सिचुएशन एक्सेस सप्लाई। इस केस में सप्लाई ज्यादा हो गई। अब ये सिचुएशन देखो, पेन बने 40, खरीदने वाले हुए सिर्फ 20, फिर से सप्लाई ज्यादा है, पेन बच गए 20। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी कैसी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। देन नीचे आओ, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, सप्लाई, पेन बने 20 ही पर खरीदने वाले कितने हैं? 40। उसी तरीके से पेन बने सिर्फ 10 पर खरीदने वाले कितने हैं? 50। तो डिमांड ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा हो गए, पेन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। दिस इज नोन एज एक्सेस डिमांड। और ये सिचुएशन जो है 30-30 वाली, जब प्राइस 3 रुपए है तब सप्लाई भी 30 है, पेन भी 30 ही है और खरीदने वाले भी 30 ही हैं। इस सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी सप्लाई, जिसको आप QS भी लिख सकते हो, और क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको आप QD भी लिख सकते हो, वो इक्वल है। सो इस दिस सिचुएशन में QS इज इक्वल्स टू QD, और ये वो सिचुएशन है आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम की। अब यही चीज को जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, जैसे आप देखो, जब प्राइस 1 था तो सप्लाई 10, प्राइस 2 हुआ सप्लाई 20, प्राइस 3 हुआ सप्लाई 30, प्राइस 4 हुआ सप्लाई 40 और प्राइस 5 हुआ सप्लाई 50। सिमिलरली विद डिमांड, जब प्राइस 1 थी तो डिमांड 50, प्राइस 2 हुई और बढ़ी तो डिमांड कम, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई डिमांड कम होती गई। अब ये हमको पता है, ये दोनों कर्व्स के बारे में हमको पता है, ये इसका एक नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। डिमांड का एक नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है। अब ये सिचुएशन जो है आपकी, ये आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। देखो, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से क्रॉस करें, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 30 आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और 3 आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, एंड दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये दिस इज एक्सेस सप्लाई। इस केस में सप्लाई देखो ज्यादा है, डिमांड कम है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, जिसको हम सरप्लस भी बोल सकते हैं। एंड दिस डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसको हम शॉर्टेज भी बोल सकते हैं। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। नाउ अब हमको ये समझना है कि क्या हमेशा जो हमारी इकोनॉमी होती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे नहीं होती है? ये तो हमको पता चला ना, 5, 4, 3, प्राइस इवेंचुअली कम होता है। तो फिर क्या होगा? जब प्राइस ज्यादा होगा तो हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे कैसे आएंगे, या जब प्राइस कम होगा तब हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे कैसे आएंगे? तो उसको समझने के लिए अब आप देखो, इन केस हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है, मान लो पेन ले लेते हैं, पेन जब 5 रुपए का था, एक पेन 5 रुपए का था, इन दैट केस जो सप्लाई थी वो कितनी थी? 50। जब पेन 5 का था, सप्लाई कितनी थी? 50। इतनी हो गई। इस केस में क्या है, ये सिचुएशन किसकी है? ये एक्सेस सप्लाई या फिर एक्सेस स्टॉक की सिचुएशन है, और इस प्राइस पे प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है, पर बायर के लिए तो ये प्राइस महंगी है ना, उसको तो महंगा पड़ रहा है, वो इस प्राइस पे नहीं खरीदेगा। फिर इस केस में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, मतलब सप्लाई विल बी मोर, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। और अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी और कंज्यूमर जो है वो मजबूर हो जाएगा चीज बेचने के लिए, और इसलिए उसको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्सेस सप्लाई का जो प्रेशर पड़ेगा
उसकी वजह से उसको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, मार्केट प्राइस रिड्यूस होगा। और जब मार्केट प्राइस रिड्यूस होगा, जब मार्केट प्राइस 5 से 4 हो जाएगा, अरे वाह, तो कंज्यूमर्स के लिए तो फायदा हो गया, चीज थोड़ी सस्ती हो गई, ज्यादा लोग अब चीज खरीदेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम हो गई, सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई ज्यादा है पर प्राइस कम हो गई, जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड ऑटोमेटिकली विल फॉल बैक, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज 10 एंड दिस इज 20, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, आपकी 20 हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही करके जब अभी भी सब आपने देखा, अभी भी ये एक्सेस सप्लाई है ना, इन दिस केस भी 20 पेन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, खरीदने वाले 20 ही हैं। अभी भी मुझे दिक्कत होगी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, प्रेशर पड़ेगा मुझ पे, सामान बिक नहीं रहा है, चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, मैं थोड़ी सी प्राइस को और कम कर दूंगी। इन दिस सिचुएशन मेरी प्राइस घट के कितनी हो जाएगी, 3 रुपए। कंज्यूमर के लिए सस्ता हो गया, वो बोलेगा चलो और पेन खरीद लेते हैं। सप्लायर के लिए उसको घाटा हो रहा है तो वो अपने सप्लाई को थोड़ी सी कम कर लेगा। सो फिर से आपकी वो फॉल बैक हो जाती है इस तरीके से। सिमिलरली डिमांड कर्व को आप डीडी भी बोल सकते हो और सप्लाई कर्व को आप एसएस भी बोल सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये इस सिचुएशन में आपकी जो सरप्लस की प्रॉब्लम होती है वो खत्म होती है। ठीक है, तो हमने एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को तो कर्व कर लिया इस तरीके से कि जैसे जब सप्लाई एक्सेस सप्लाई होगी तो प्रेशर पड़ेगा सप्लायर पे कि उसको सामान बेचना पड़ेगा, नहीं बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, तो वो अपने आप प्राइस कम कर लेगा। और जब वो प्राइस कम कर लेगा तो डिमांड कंज्यूमर के लिए अच्छा हो जाएगा और वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर लेंगे। अब आप देखो, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो, मतलब अगर आप कहीं सी और इस पॉइंट पे लाई कर रहे हो जब प्राइस 2 रुपए है, या मान लो जब प्राइस 1 रुपए है, जब प्राइस 1 रुपए है तो डिमांड 50 है। डिमांड कितनी है, 50। भैया बहुत सारे लोगों को डिमांड है, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। अब जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये एक एक चीज, मान लो पानी का एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, तो जैसे पानी की कमी है और इसी वजह से, और पानी पीने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसी वजह से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो प्राइस ऑफ वाटर है यानी कि पानी का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना। जब खरीदने वाले ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस ज्यादा हो जाएगा, जिसके पास क्षमता होगी उस चीज को खरीदने की वही चीज बाय कर पाएगा। सो दैट इज वाई इस सिचुएशन में जब प्राइस 1 रुपए है और डिमांड सिर्फ 10 ही पेन, सप्लाई जो है सिर्फ 10 ही पेन, मतलब मार्केट में सिर्फ 10 पेन अवेलेबल हैं पर खरीदने वाले 50 लोग हैं, इस सिचुएशन में सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देगा। जब वो प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसको पता है कि पहले जो लोग 2 रुपए 1 रुपए में इतने सारे लोग पेन खरीद पा रहे थे, अब 2 रुपए में हर कोई नहीं खरीदेगा, तो उसने क्या करा, वो प्राइस को कम कर देगा, प्राइस को बढ़ा देगा, 1 रुपए से 2 रुपए कर देगा। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको पता है प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी तो डिमांड भी 50 से 40 हो जाएगी। सो दिस इज द सिचुएशन। जब एक्सेस सप्लाई होता है तो सप्लाई जो रिडक्शन होगा, बी से ई जा रहे हैं हम, जब पॉइंट बी से पॉइंट ई जा रहे हैं, मींस देयर इज अ फॉल इन सप्लाई, यानी कि रिडक्शन इन सप्लाई। पॉइंट ए टू ई का मतलब है डिमांड में इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसी तरीके से जब हम सी से ई जाएंगे, इसका मतलब है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और जब हम डी से ई जाएंगे तो इसका मतलब है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो इन दिस सिचुएशन ये जो 3 है ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये जो 30 है ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो 3 बेसिक चीजें हमने जो यहाँ से हमें कॉमन अजम्पशन समझने हैं वो ये है कि जो प्राइस और क्वांटिटी मैंने बताया, इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, डिमांड और प्राइस के बीच में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो ये है कि जो सप्लाई और डिमांड है ये फ्रीली ऑपरेट करते हैं, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये सरकार नहीं कर रही है। देखो अभी हमने बताया कि जैसे ही सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, सप्लायर को नुकसान होगा,
प्रेशर पड़ेगा उस पर, प्रेशर पड़ेगा तो वो अपने आप पैसे कम कर लेगा, सरकार की इन्वॉल्वमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो डिमांड और सप्लाई जो है ये अपने आप फंक्शन करते हैं, फ्रीली ऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। Okay, so now we have understood what is market equilibrium, how we achieve market equilibrium, मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, एक्सेस सप्लाई होने पे क्या होता है, एक्सेस डिमांड होने पे क्या होता है। सो वी हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जब डिमांड इंक्रीज हो या जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो उस इन दैट केस मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा। अभी हमने देखा प्राइस की वजह से क्या इफेक्ट होगा, प्राइस ऊपर नीचे होगी तो उसकी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम। नाउ हम देखेंगे व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड और व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। अभी जब आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने फैक्टर्स ऑफ डिमांड पढ़े होंगे, कुछ फंक्शन ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, कुछ ऐसी चीजें जो डिमांड की इंक्रीज होने में या फिर डिमांड की डिक्रीज होने में कंट्रीब्यूट करती है। वन ऑफ इट बीइंग बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, उसके पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो अपनी डिमांड को बढ़ा लेगा, इंक्रीज कर लेगा। अब मैं इसमें क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे मैटर करती है, डिपेंड करती है, बट डिमांड बाकी अदर रिमेनिंग अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर बीइंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इनकम होती है कंज्यूमर की, जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। फिर आपने पढ़ा था आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, रिलेटेड गुड्स की जब हमने बात करी थी कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो जो दूसरा अदर गुड जो उसका सब्स्टिट्यूट, एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे गुड जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड बढ़ेगी। मान लो अगर टी महंगी हो जाती है तो इन दैट केस कॉफी तो सस्ती है ना कंपेयर टू टी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे हमने कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, अगर मान लो चाय और चीनी है, अगर चीनी की प्राइस बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड भी घट जाएगी। सो these are certain factors। फिर होती है टेस्ट और प्रेफरेंसेस, यानी कि कल को अगर फैशन में चेंज आ जाए या लोगों की क्या पहनना है, कैसे करना है वो चेंज हो जाए तो उसकी वजह से भी डिमांड में। सो these are certain factors जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब जब ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो इस इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से मार्केट के इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या कैसे इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर का। यानी कि अगर तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा जब इंक्रीज इन डिमांड होगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। Now, this is what I was trying to tell you. In this situation आप देख सकते हो कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो जो हमारा डिमांड कर्व था वो ही पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, फ्रॉम D1 टू D2 हो गया। तो डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड फ्रॉम D1 टू D2। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो जो डिमांड कर्व है इट विल शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2। तो इस तरीके से दिस इज राइटवर्ड मूवमेंट, ये राइटवर्ड मूवमेंट है और ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट है। इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम एक एक करके दोनों सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे। सबसे पहले फोकस ऑन दिस डायग्राम ओवर हियर। इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो कि दिस पॉइंट E इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन था जब डिमांड D1 थी। अर्लियर पहले वाली डिमांड में सप्लाई ये था, डिमांड ये था, और दिस वाज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम हो रहा था। अब अचानक से कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से जो हमारा डिमांड कर्व है वो ही पूरा का पूरा आगे को, यानी कि D1 से D2 हो जाएगा। इन दिस केस आप देखोगे किस तरीके से ये जो सिचुएशन है, मार्केट में डिमांड अचानक से बढ़ गई। क्या हुआ, मार्केट में डिमांड अचानक से बढ़ गई और जब डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की, क्योंकि सप्लाई अभी कमी है। डिमांड कितनी हो गई,
आई एम सॉरी, डिमांड हो गया एफ, डिमांड हो गया एफ, यानी कि दिस इज एक्सेस डिमांड, ई से एफ हो गया। अब जब डिमांड एफ हो गया तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम P1 टू P2, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई है नहीं, सामान हमारे पास इतनी ही क्वांटिटी है, Q1 की ही क्वांटिटी है, पर हमारी डिमांड ज्यादा हो गई है एकदम से अचानक से। इन दिस केस आपकी प्राइस बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ेगी तो जो सप्लायर है वो भी बोलेगा अरे वाह प्राइस बढ़ गई, मैं और ज्यादा चीजें बेच सकता हूं, तो वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर लेगा फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट के। इस तरीके से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और इधर जब डिमांड एफ थी, प्राइस बढ़ने पे डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, जो डिमांड है वो एफ से के हो जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, और फिर से एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी, न्यू इक्विलिब्रियम बन जाएगा जो कि पॉइंट के पे बनेगा। इन दिस केस P2 will be the new equilibrium price और Q2 will be the new equilibrium quantity। अब इस डायग्राम पे फोकस करो। इन दिस डायग्राम आप देखो कि किस तरीके से हमारी डिमांड जो है वो D1 से D2 हुई, यानी कि डिमांड कम हुई, सप्लाई उतनी ही है। अब क्या हुआ, जब अचानक से एकदम से डिमांड जो है वो कम हो गई, E से ई इसकी सिचुएशन में थी ना, D1 से D2 हो गई। ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हो गया, भैया मैंने तो प्रोडक्शन करके रख ली थी ना पेन्स की, अब लोगों की इनकम एकदम से कम हो गई। मान लो कोविड का एग्जांपल लेते हैं, कोविड के टाइम पे लोगों की इनकम अचानक से कम हो गई। ये प्लान तो था नहीं कि इनकम कम हो जाएगी, ये प्लान नहीं था। लोगों के पास सप्लाई बच गई, लोगों के पास इतना सारा स्टॉक हो गया, बहुत महंगा मतलब सामान उनका बचा रह गया, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई। अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में क्या होगा, अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जब ओपन हुआ, सारी इकोनॉमी खुली, दुकानें वुकानें खुलने लगी, तो लोगों के पास, प्रोड्यूसर के पास इतना सारा स्टॉक था पीछे का कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया सामान निकल जाए, इतने टाइम से पड़ा है, तो उन्होंने प्राइस हल्की सी कम कर दी। जब उन्होंने प्राइस कम करी, P1 से P2 हुआ, इवेंचुअली धीरे धीरे सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि वो सामान बिकने लग जाएगा, और वो जो सामान बिक जाएगा तो जो सप्लाई होगी वो E से K पे आ जाएगी, और जो डिमांड होगी वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस घट गया। प्राइस घट गया ना, P1 से P2 हो गया, और कंज्यूमर को तो अच्छा होता है जब सस्ता हो जाता है, तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी फ्रॉम F टू K। इन दिस सिचुएशन K विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और जब डिमांड घटती है तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। सो दोनों चीजें समझ में आई। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने ऑलरेडी इसमें देख लिए हैं, अब आप डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो। जो पॉइंट E था वो इनिशियल इक्विलिब्रियम था, डिमांड बढ़ी फ्रॉम D1 टू D2 हुई, इसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई। एक्सेस डिमांड थी आपकी EF। अब जब एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा फ्रॉम OP1 से OP2 हो जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा, राइज इन प्राइस होगा, तो सप्लाई का भी एक्सटेंशन होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा फ्रॉम E टू K, और डिमांड घट जाएगा फ्रॉम F टू K। नाउ K नया इक्विलिब्रियम है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP2 हो गया और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ2 हो गया। सिमिलरली उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है, यू कैन रीड इट और आपको ये ऑब्जर्वेशंस पता चल जाएंगी। अब जैसे हमने डिमांड को बढ़ाया और घटाया, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई किया था, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड किया था, उसी तरीके से अब सप्लाई भी होगा, सप्लाई भी इधर उधर हिलेगा। तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई इंक्रीज होगा S1 टू S2, दिस सिचुएशन में हमारा सप्लाई कब आगे मूव करेगा, राइटवर्ड मूवमेंट होगी। और जब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिक्रीज होगा, तो हमारी
लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा फ्रॉम S1 टू S2. इन बोथ द सिचुएशंस वी विल डील कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम हम अचीव कर पाएंगे. सबसे पहले आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करोगे. इन दिस सिचुएशन दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर इनिशियल सप्लाई कर्व यानी कि S1 पहले वाला, और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव हो रहा था, हमको पॉइंट E पे अचीव हो रहा था. अब क्या होता है जब सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कैसे बढ़ेगी, मान लो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए, यानी कि पहले मुझे एक चीज बनाने के लिए एक कॉटन की शर्ट बनाने के लिए कॉटन 100 रुपए की पड़ रही थी, अब मेरी कॉटन 50 रुपए की हो गई, तो मैं ज्यादा शर्ट्स बनाऊंगी. तो इन दिस केस आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. तो अगर इन केस अदर फैक्टर्स जो है सप्लाई के, आप वो देख सकते हो, सप्लाई वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, सो उसमें आप फैक्टर्स ऑफ सप्लाई देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा. प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, कॉटन सस्ती हो गई, शर्ट बनाना सस्ता पड़े हुआ, तो मेरी सप्लाई क्या हो गई, अचानक से बढ़ गई. ये जो सिचुएशन है ये किसकी है, सप्लाई बढ़ गई, एक्सेस सप्लाई हो गई, ज्यादा सप्लाई हो गई. अब इन दिस सिचुएशन में क्या करूंगी, मैं को प्रेशर पड़ेगा मुझ पे कि भैया इतनी सारी शर्ट्स पड़ी हैं, बिकी नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूंगी, प्राइस को थोड़ा सा कम कर दूंगी, P1 टू P2 हो जाएगा. और जैसे ही प्राइस कम होगा एक्सेस सप्लाई की वजह से, डिमांड वाले कंज्यूमर के लिए तो फायदा ही फायदा है, वो अपनी डिमांड को बढ़ा लेगा फ्रॉम पॉइंट E टू फ्रॉम पॉइंट K. तो इधर से आगे बढ़ जाएगी डिमांड. सप्लाई के साथ क्या होगा, सप्लाई जो F हो गई थी, सप्लाई इंक्रीज होने पे EF जो सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि प्राइस घट गई तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ज्यादा शर्ट्स बेचूं, तो इवेंचुअली जो सप्लाई है, जो शर्ट है वो भी कम हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट F टू K, और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो हमारा ये होगा, यानी कि K. सो K विल बी द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, OP2 न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ2 न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो जब प्राइस घटती है तो प्राइस घटेगी तो डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिमांड एक्सटेंड हो जाएगा, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा. सिमिलरली जब सप्लाई डिक्रीज होगी, यानी कि मान लो कॉटन महंगी हो गई, तो अब अचानक से मैं क्या कर दूंगी, शर्ट कम बनाऊंगी, पर पहनने वाले तो अभी भी उतने ही है ना, उनको तो शर्ट्स चाहिए. सो सिमिलरली एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी. एक्सेस डिमांड जब होगी तो मैं क्या करूंगी, प्राइस बढ़ा दूंगी ताकि वो लोग जो खरीद पाए सिर्फ उन्हीं को शर्ट मिले, और शर्ट्स क्योंकि कम है हमारी इकोनॉमी में, सो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम E टू K. क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई एक्सपैंड हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट F टू पॉइंट K, और K पॉइंट जो होगा वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझा, हमने डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो समझा, सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज होने से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझा. इन द अपकमिंग क्लास अब हम आगे डील करेंगे बाकी के टॉपिक से. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो बाकी का भी कंटेंट दिया हुआ है इसको भी एक बार रीड कर लो, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस चैप्टर के बारे में और इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में. Thank you and have a nice day.